नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 2 के अंतर्गत यूनिट 3 के बारे में। बीएड के प्रथम वर्ष में हमको ईपीसी 2 में 3 अध्याय पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2 एवं यूनिट 3। यूनिट 3 का ये पहला वीडियो है। इसके पूर्व मैंने यूनिट 1 एवं यूनिट 2 के लगभग सारे टॉपिक को कवर कर लिया है और आज से हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में हम सभी को पढ़ना है आर्ट एडेड लर्निंग एंड रोल ऑफ अ टीचर, यानी कि कला आधारित अधिगम और शिक्षक की भूमिका। कला आधारित अधिगम में शिक्षक की क्या भूमिका होती है उसके बारे में हम जानेंगे। जब हम बात करते हैं आर्ट एडेड लर्निंग, यानी कि कला के साथ आर्ट को जोड़ करके हमें सीखना है, इसलिए टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए। यदि शिक्षक जो है कला को अपने विषय के साथ जोड़ता है तो उसकी भूमिका कितनी बड़ी हो जाती है, इसके बारे में हमको यूनिट 3 में जानना है। तो हम इस टॉपिक को विस्तार से शुरू करें। इसके पूर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और वो आपका है चित्रकला षडंग के बारे में। चित्रकला षडंग यानी कि चित्रकला के 6 अंग, 6 पार्ट्स ऑफ पेंटिंग। आज का हमारा टॉपिक है 6 पार्ट्स ऑफ पेंटिंग, जिसे कहा जाता है चित्रकला के षडंग या चित्रकला षडंग भी इसको बोल सकते हैं या चित्रकला के 6 अंग भी बोल सकते हैं। अंग का मतलब जैसे हो गया, षडंग का अर्थ होता है फॉर्मूला, नियम। जैसे कि आप कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किसी समस्या का समाधान निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, नियम होता है। उसी तरह चित्र बनाने के भी 6 नियम बताए गए हैं। वो नियम कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम नियम को नहीं जानेंगे हम आर्ट एडेड लर्निंग की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब तक हमें पेंटिंग बनाने के, चित्र बनाने के नियम नहीं आएगा तब तक हम बच्चों को आर्ट एडेड लर्निंग की ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आपको ये फॉर्मूला जो है, ये नियम जो है ज्ञात होना चाहिए। इसीलिए आज के क्लास में हम इसी नियम की बात करेंगे, इसी फॉर्मूले की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और जानते हैं कि वो नियम कौन कौन से हैं, कहाँ से प्रतिपादित किए गए, किनके द्वारा कहे गए हैं। आप सभी को कामसूत्र के बारे में ज्ञात ही होगा। कामसूत्र जो है वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई एक ग्रंथ है जिसमें उन्होंने 64 आर्ट के बारे में चर्चा की, यानी कि 64 कला के बारे में उन्होंने बताए हैं। 64 कला यानी कि एक इंसान को, एक ह्यूमन को 64 आर्ट से युक्त होना चाहिए, 64 कलाओं से परिपूर्ण होना चाहिए। वो 64 कला कौन कौन सी है उसके बारे में मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था और उस 64 कला के ऊपर हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बना भी देंगे आप सभी के लिए। उसी 64 कलाओं में चौथे नंबर पर जो कला है उस कला का नाम है चित्रकला, यानी कि आलेख्य। वात्स्यायन जी ने जब 64 कला का वर्णन कर रहे थे तो उन्होंने चौथे कॉलम में, चौथे स्थान में, चौथी कला में उन्होंने आलेख्य का जिक्र किया है, यानी कि एक इंसान को आलेख्य भी आना चाहिए, एक चित्रकला का भी ज्ञान होना चाहिए। तो उन 64 कलाओं में ये एक कला है। तो वो जो चित्रकला के बारे में जिक्र किए हैं उसी चित्रकला के 6 अंग के बारे में चर्चा जो है जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के प्रख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में किया था। उन्होंने कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। 11वीं शताब्दी में जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम थे, उनकी सभा के एक विद्वान जिनका नाम था पंडित यशोधरा, उन्होंने कामसूत्र की टीका के नाम से एक जयमंगला नाम की एक कृति की रचना की और उसमें उन्होंने कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय की टीका करते हुए यशोधरा ने आलेख्य के चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। जो वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र लिखी गई थी उसमें जो उन्होंने 64 कला का वर्णन किया है, 64 आर्ट का वर्णन किया है,
उनमें से एक आर्ट है आलेख है, यानी कि चित्रकला। तो उसी चित्रकला के 6 अंग की चर्चा जयमंगला नाम से प्रस्तुत की है पंडित यशोधरा ने 11वीं शताब्दी में। उन्होंने क्या किए, एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम दिए जयमंगला। जयमंगला में उन्होंने चित्रकला के 6 अंग बताए हैं, 6 नियम बताए हैं और उसका नाम उन्होंने दिया है षडंग, यानी कि चित्रकला षडंग। षडंग का अर्थ होता है जिसके 6 अंग हो, यानी कि जिसके 6 पार्ट हो, उसे हम चित्रकला षडंग कहते हैं। जयमंगला में उन्होंने चित्रकला षडंग का एक फॉर्मूला दिया है, एक सूत्र दिया है और सूत्र आपका यह है। सूत्र में उन्होंने लिखा है रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित षडंगम। उन्होंने एक फार्मूला दिया है, उन्होंने एक नियम दिया है, एक श्लोक दिया है। श्लोक में वो कहते हैं रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित षडंगम। ये उन्होंने फार्मूला दिया है। इन्होंने इसमें इस फार्मूले में उन्होंने 6 नियम की चर्चा की है और वो कहते हैं यही वो फार्मूला है, यही वो नियम है जिसके अपना करके कोई भी व्यक्ति आसानी से चित्रकार बन सकता है और किसी भी चित्र की रचना कर सकता है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं, इनके अर्थों को, इनके भाव को समझने का प्रयास करते हैं। पहला में लिखा है रूप भेदा। रूप भेदा यानी कि दृष्टि का ज्ञान। रूप भेदा का अर्थ होता है दृष्टि का ज्ञान। आपके अंदर एक दृष्टि का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आप जो चीज़ें देख रहे हैं, जो वस्तुएं आप देख रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात है प्रमाणानि। प्रमाणानि यानी कि अनुपात, नाप तथा बनावट। जो भी वस्तु आप देखते हैं उसका अनुपात कैसा है, नाप कैसा है, बनावट कैसा है, उसके बारे में भी आपको ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद वो लिखते हैं भाव लावण्य योजनम। भाव लावण्य का आपका अर्थ होता है भाव, यानी कि आकृतियों में दर्शक के, चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे। यानी कि जो चीज़ें हम बना रहे हैं, जो चीज़ हम निरूपित करना चाह रहे हैं, जो मेरी भावना है, वही भावना दर्शक को भी दिखाई दे। यानी कि आप एक शिक्षक हैं तो जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ आप व्हाइट बोर्ड पर बता रहे हैं, वो सब चीज़ें आपके बच्चे आसानी से समझ जाए। ठीक उसी प्रकार जैसे एक चित्रकार अपने चित्रों के माध्यम से संपूर्ण चीज़ों को व्यक्त करता है और दर्शक जो है उस चीज़ को आसानी से देख पाते हैं। तो वही कहते हैं भाव लावण्य योजना होनी चाहिए। आपके चित्रों में वो भाव होना चाहिए, वो इमोशन होना चाहिए। और लावण्य योजना का मतलब होता है कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश। भाव भी होना चाहिए और उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सौंदर्य होनी चाहिए उसमें आपके चित्रों में। और आपका अंतिम बात दिया गया सादृश्य। सादृश्य का आपका अर्थ होता है यानी कि जो चीज़ आप देख रहे हैं उसी के अनुरूप एक और आकृति का निर्माण करना, यानी कि देखे हुए रूपों के समान ही एक और आकृति बनाना, एक और आकृति का निर्माण करना। चीज़ें होता है कि जो चीज़ें हम देखते हैं उसको देखकर उसको बनाने का प्रयास करते हैं, तो सादृश्य ही होता है। जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसी के अनुरूप एक और आकृति का हम निर्माण करें। और उसके बाद वर्णिका भंग। वर्णिका, वर्ण का तो अर्थ आप लोग जानते ही होंगे, मैंने क्लास में भी चर्चा किया था इसके बारे में। वर्ण का अर्थ है कलर, यानी कि रंग। वर्णिका भंग यानी कि रंगों तथा तुलिका के प्रयोग में कलात्मकता। तुलिका यानी कि ब्रश। जो रंग और ब्रश एक कलाकार प्रयोग करता है, चित्रकार प्रयोग करता है, उसमें कलात्मकता होनी चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इति चित्र षडंगम। जब ये 6 फार्मूला मिल जाते हैं तभी एक चित्र का निर्माण होता है। यही चित्रकला का षडंग है। तो हमने यहाँ पर जाना चित्रकला षडंग के बारे में, जो कि पंडित यशोधरा के द्वारा 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम से प्रस्तुत की गई थी। इस षडंग को आपको याद रखना है। जो श्लोक है इस श्लोक को आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में आपके प्रश्न पूछ दिए जाते हैं चित्रकला षडंग के बारे में, जिसमें आपको इस श्लोक का भी लिखने को रहता है। तो चलिए एक एक करके फिर से हम सब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं।
रूप भेद में क्या होता है, प्रमाणादि क्या होता है, भाव लावण्य योजना, इन चीज़ों को हम विस्तार से एक एक करके समझते हैं। रूप भेद, हम शुरुआत करते हैं रूप भेद से। आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो इस श्लोक के लिखने के बाद, श्लोक यदि आप लिख चुके हैं तो इसके बाद हेडिंग दीजिएगा रूप भेद। रूप भेद के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, दीर्घ उत्तरीय में लिखना होता है शरण के बारे में। तो एक एक करके जो 6 फार्मूला है, 6 पार्ट्स ऑफ पेंटिंग है, इसको हम विस्तार से समझते हैं। पहला आपको हेडिंग देना है रूप भेद। भारतीय शिल्प कला का प्राचीन षडंग का पहला अंग रूप भेद अर्थात रूप में भिन्नता है। जो भारतीय शिल्प कला का जो प्राचीन षडंग है, उसका पहला अंग आपका आता है रूप भेद। रूप भेद का अर्थ होता है रूप में भिन्नता। आप देखते होंगे पृथ्वी के प्रकाश पुंज में जब हम आँख खोलते हैं तो सबसे पहले हम रूप को देखते हैं। प्रत्येक आकृति में कुछ न कुछ विशेषताएं एवं भिन्नता होती है। जब आप सुबह अपनी आँख खोलते हैं सूरज की किरणों के साथ, जब आपकी निद्रा टूटती है, जब आप बाहर देखते हैं तो आपको बहुत सारे रूप दिखाई देते हैं। जितने भी रूप दिखाई देंगे सबके रूप में आपको कुछ न कुछ भिन्नताएं नजर आती है। कोई भी रूप आपको एक सा नहीं दिखाई देता है। जितनी भी आकृति देखें, सारी आकृतियों में कुछ न कुछ भिन्नताएं एवं विशेषताएं सभी हमें नजर आती है। यदि हम इंसान को ही देखें तो दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अरबों लोग हैं, और अरबों लोगों में भी कुछ न कुछ विशेषताएं हैं और सब में भिन्नताएं हैं, जिससे कि हम उस व्यक्ति को, अमुक आकृति को पहचान लेते हैं। क्यों पहचानते हैं? क्योंकि उसमें कुछ विशेषता है एवं उसमें कुछ भिन्नता है। इसी वजह से हम उस आकृति को पहचान लेते हैं। तो जिस विशेषता या गुण के द्वारा उस आकृति में सत्य की अभिव्यक्ति हो, उसी गुण का नाम ही तो रूप होता है, उसी गुण का नाम ही तो एक्सप्रेशन है। जिस गुण के द्वारा, जिस अभिव्यक्ति के द्वारा, जिस विशेषता के द्वारा आप उस व्यक्ति को पहचानते हैं, आप उस वस्तु को पहचानते हैं, उसी को कहते हैं रूप, उसी को कहते हैं गुण। क्योंकि हमको रूप भेद इसलिए जानना जरूरी है कि जब हम किसी वस्तु का चित्रांकन करें, जब हम किसी व्यक्ति का पोर्ट्रेट बनाएं, व्यक्ति चित्र बनाएं, तो हम उस रूप को पहचानें। आप लोग कई बार हमसे अपना पोर्ट्रेट देते हैं बनाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, हम बस रूप को पहचानते हैं। सबकी आकृति एक ही है। कई बार आपको लोगों का प्रश्न आता है कि हम पोर्ट्रेट बनाना कैसे सीखें, हम फोटो कैसे बना सकते हैं। तो फोटो बनाने के लिए एक ही फार्मूला है। आपको उस फार्मूला को पहले आँख कहाँ बनाएंगे, नाक कहाँ बनाएंगे, सब सेट कर लेना है। उसके बाद आपको उस रूप को पहचानना है, जो कि हम आज चित्रकला शरण में जानेंगे। रूप भेद के अंतर्गत, रूप भेद के अंतर्गत हमको उस विशेषता को पहचाननी होती है, उस गुण को पहचानना होता है। तब जाकर के हम किसी व्यक्ति का एक पोर्ट्रेट बना पाते हैं, एक व्यक्ति चित्र बना पाते हैं। क्योंकि जब तक आप उस रूप को नहीं पहचानेंगे, उस गुण को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का आप अंकन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपको बच्चों के भाव को पहचानना है, उनके रूप को पहचानना है। क्योंकि जब तक आप रूप को नहीं पहचानेंगे तब तक उन्हें आर्ट एडेड लर्निंग की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको यूनिट 3 में दिया है कला आधारित अधिगम हमको करना है। कला को अपने विषय के साथ जोड़कर पढ़ाना है। तो आपका चित्रकला का जो पहला फार्मूला है रूप भेद, रूप भेद पर आपको विशेष ध्यान देना है। हम प्रत्येक आकृति को पहचानेंगे, उसके रूप को पहचानेंगे, उसकी आकृति में भिन्नता क्या है उसको जानेंगे हम। उसको जान करके हम उसके रूप में भेद कर सकते हैं, उसके रूप में अंतर हम दिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रूप भेदा में जाना कि जितनी वस्तुएं हैं सब में कुछ ना कुछ भिन्नताएं हैं, कुछ ना कुछ भेद है। तो उस भेद को हमको पहचानना है। और जिस दिन हम उस भेद को पहचान लेते हैं, उस रूप को पहचान लेते हैं, उस दिन आप एक सर्वश्रेष्ठ, एक उत्तम चित्रकार बन जाते हैं। और दूसरा आपका है प्रमाणानि, यानी कि प्रमाण। प्रमाण आप हेडिंग दीजिएगा प्रमाण। प्रमाण में आपको लिखना है षडंग का दूसरा अंग प्रमाण, यानी कि वस्तु के रूप अनुपात का भ्रमहीन ज्ञान। भ्रमहीन का
अर्थ होता है इल्यूजरी नॉलेज, भ्रमहीन ज्ञान। भ्रमहीन ज्ञान का अर्थ होता है किसी वस्तु या दृश्य चित्र में निकटता यानी कि क्लोजनेस, दूरी डिस्टेंस, लंबाई लेंथ, चौड़ाई विड्थ इत्यादि के मान या परिमाण को दृष्टिक्रम तथा अनुपातिक सिद्धांतों द्वारा चित्रित कर यथार्थ बोध उत्पन्न करना ही भ्रमहीन ज्ञान कहलाता है। भ्रमहीन ज्ञान क्या कहलाता है कि जब हम पेंटिंग बनाने जाते हैं तो हम अपने चित्रों में प्रोस्पेक्टिव दिखाते हैं, उसमें दूरी दिखाते हैं, दूरी का आभास कराते हैं। जब वो जेन्युइन में क्या होता है वो दूरी होता नहीं है। मेरा तो बोर्ड प्लेट है, इस पर हम जो दिखाएंगे इस पर हम दूरी को दिखाते हैं, दूरी को दिखाते हैं, उसमें हम लंबाई चौड़ाई मोटाई सब दिखाते हैं शेडिंग के द्वारा। तो ये जो दिखाने की जो प्रक्रिया है, जो अनुपात हम परफेक्ट बैठाते हैं उसी को कहते हैं प्रमाणन यानी कि भ्रमहीन ज्ञान। यदि भ्रमहीन ज्ञान की यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो इसे आप दो समानांतर रेखा से आसानी से समझ सकते हैं। मान लें कि हम दो समानांतर रेखा खींचते हैं, समानांतर यानी कि दोनों के बीच समान दूरी है। जब यही रेखा बहुत दूर जाती है तो आप सभी साइंस में पढ़ते होंगे कि ये जाकर के कहाँ मिलती है, ये जाकर के वेनिस में मिल जाती है। बट हकीकत में क्या होता है, कभी ये रेखा मिलती नहीं है, लेकिन हमें ऐसा आभास होता है कि ये रेखा जाकर के कहीं आपस में मिल चुकी है। दो समानांतर रेखा आप सभी जानते होंगे कभी आपस में नहीं मिलती, किंतु सुदूर में बहुत दूर यानी कि वेनिस में एक बिंदु पर वो मिली हुई जान पड़ती है। ऐसा बिंदु आता है जहाँ पर ये रेखा जो है हमें मिली हुई प्रतीत होती है। हमें ऐसा लगता है कि ये रेखा जाकर के आपस में एक दूसरे पर मिल गई है, किंतु आप सौ में क्या होता है, रियल में क्या होता है, यह रेखा आपस में मिलती ही नहीं है। सिर्फ ऐसा हमें प्रतीत होता है, ऐसा हमें अनुभव होता है। तो ये जो हमें अनुभव होता है, इसी अनुभव को हम कहते हैं भ्रमहीन ज्ञान। यदि इसका हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो रेल की पटरियाँ आप सभी देखे होंगे। रेल की पटरियाँ जो है आपस में दूर जाकर के मिली हुई हमें प्रतीत होती है। तो रेल की पटरियाँ जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भ्रमहीन ज्ञान का। तो जब भी हम चित्र का निर्माण करते हैं तो हम इस भ्रमहीन ज्ञान का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो चीज़ें हमें जैसे दिखाई पड़ती है वैसे ही हम चीज़ों का अंकन करते हैं। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, जैसे दो आप मटका लेते हैं, एक मटका जो है छोटा मटका रहता है, इसको आप मान लें कि यहाँ जमीन पर रख दिए, ये मटका का साइज क्या है, छोटा है। और दूसरा मटका आप लेते हैं जो इससे बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा है, और दूसरे मटका को आप दूर कहीं रखते हैं, ले जा करते हैं। बड़े मटका को आप दूर रखते हैं और छोटे मटका को नजदीक रखते हैं। तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या महसूस होगा, जो हम ये दूर जो मटका रखे हैं ये क्या है, ये छोटा दिख रहा है और ये आपका बड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये नज़दीक है और ये मटका आपका दूर है। तो दूर जाकर के ये वस्तु क्या होती है, छोटी हो जाती है। ये जब दूर जाती है वस्तु तो इसका क्या होता है, आकार इसका छोटा हो जाता है। और हकीकत में क्या है, ये छोटा होता नहीं है, ऐसा हमें प्रतीत होता है, ऐसा हमें आभास होता है। इसी आभास को हम लोग कहते हैं भ्रमहीन ज्ञान, यानी कि आभास होना। हमें आभास होता है कि ये चीज़ें जो है दूर जा कर के छोटी हो जा रही है। रेल की पटरियाँ में भी यही होता है। जब हम रेल की पटरी को, हमको पता है कि इन दोनों के बीच क्या है, दूरी है, लेकिन जब बहुत हम लगातार देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि आगे जाकर ये एक पॉइंट पर सट गई है, एक बिंदु पर मिली ही प्रतीत होती है। उसी तरह यदि हम आकाश को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ दूर पर आकाश जो है नीचे धरती में सटा हुआ है। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, और आगे धरती में सटा हुआ है। तो इसी ज्ञान को हम कहते हैं भ्रमहीन ज्ञान। जब हम चित्र का रचना करते हैं, चित्र का निर्माण करते हैं, तो हम इसी भ्रमहीन ज्ञान का प्रयोग करते हैं। प्रमाण में हम यही देखते हैं कि जो चीज़ें हमें जैसी दिखाई दे रही है, हमें चित्र का निर्माण वैसे ही करना है, वैसे नहीं करना है जैसा कि वो
हकीकत में या रियल में रहता है। हमें चित्र का निर्माण वैसे करना है जैसा कि हमें दिखाई देता है, जैसा हमारी आंखें उसे देख रही है, जैसा हमें भ्रमहीन ज्ञान हो रहा है, वैसे ही हम जब चित्र का निर्माण करेंगे तो इसी तरह का निर्माण करेंगे, तब जाकर के वो आपका प्रमाण बेहतर सटीक हो सकता है। बहुत लोग ये लगता होगा प्रमाण का अर्थ कि हम वैसा बनाए जैसा वो है, ऐसा आपको निर्माण नहीं करना है। निर्माण वैसे करना है जैसा कि आपको आभास हो रहा है, जैसा वो दिख रहा है, वैसा नहीं बनाना है कि जैसा है। हमें जैसा आभास हो रहा है, हमें भ्रमहीन ज्ञान को समझना है। जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, जब हम चित्र की रचना करेंगे, चित्र का निर्माण करेंगे, तो हम उसी ढंग से बनाएंगे, उसी तरीके से बनाएंगे जैसे कि वो आकृति में हमें दिखाई देती है, जैसा हमें आभास होता है। इसीलिए जैसे मैंने कहा है कि ये पेंटिंग का नियम है, पेंटिंग का फॉर्मूला है। तो पहले फॉर्मूला में हमने जाना रूप में भेद करना हम सीखेंगे। जितनी भी वस्तु है, जितनी भी आकृतियाँ हैं, तो जो इसमें भेद है उस भेद को हम जानेंगे, और दूसरे में जानेंगे प्रमाण के बारे में, भ्रमहीन ज्ञान के बारे में जानेंगे। जो चीज़ें हमें जैसा दिखाई दे रही है, हम उसका अंकन वैसा ही करेंगे जैसा वो हमें दिखाई दे रही है, वैसा नहीं करेंगे जैसा कि वो हकीकत में होती है। तो आगे से आप भी जब भी पेंटिंग बनाएंगे, जब भी चित्र का निर्माण करेंगे, इन दो नियमों को जरूर ध्यान देंगे। पहला नियम कि जैसा आकृति में भेद है, रूप भेद को बनाएंगे। यदि हम 10 व्यक्तियों का चित्र बना रहे हैं, यदि हम 10 पेड़ों का चित्र बना रहे हैं, तो सब में हमें भिन्नताएं रखनी है। हमें एक जैसा अंकन नहीं करना है, क्योंकि सारे आकृतियों में भिन्नताएं हैं। भिन्नता का ध्यान रखना है, और हमें दूसरों में प्रमाण का ध्यान रखना है कि जैसा हमें दिखाई दे, जैसा हमें लगता है, जैसा भ्रमहीन ज्ञान हमें होता है, निर्माण भी हमें वैसा ही करना है। तो इस वीडियो में हमने 2 नियम को जाने, और इसी के अगले भाग यानी कि पार्ट 2 में हम बाकी जो इसके 4 भाग और हैं, क्योंकि 6 पार्ट है, तो मैंने 2 का चर्चा इस वीडियो में किया, और बाकी 4 का चर्चा जो है अगले वीडियो इसके पार्ट 2 में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।